बोर्ड में आने वाला ऑफिशियल पेपर हमें मिल चुका है और ये यूपी बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। आप लोगों को पता ही होगा, सत्र 2022-23 के लिए 70 नंबर का पेपर है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट होगा। तो इस पेपर का जो फुल सोल्यूशन है बच्चों, ठीक है, वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैं PDF भी सेंड कर दूंगा। लेकिन पहले समझ लो, PDF तो बाद में मिल ही जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखेगा जो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा हर जगह, ठीक है, फिर उसी बच्चे को PDF मिल पाएगी। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने सभी क्वेश्चंस को, ये तो मैंने पेपर निकाले हैं, उसको फिर ये टाइप किया है विद आंसर्स, ठीक है। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को कर दो लाइक। प्रश्न क्या बोला, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जब बच्चों नेत्र में प्रकाश आता है ना, तो अपवर्तन जो अधिकतम होता है वो होता है कॉर्निया पर, जैसे हिंदी में कहते हैं स्वच्छ मंडल पर। कहाँ होता है? कॉर्निया पर होता है। शानदार क्वेश्चन है, हर साल आता है। आपको पता है 20 MCQs आएंगे, है कि नहीं। और MCQ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है 500 MCQs की, जिसकी लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? वोल्टता को निरूपित कौन करता है? V बराबर W/Q होता है। तो यहाँ पर W/Q कहीं पर नहीं दे रखा। आपको पता है Q बराबर क्या होता है? IT। यहाँ पे रख दोगे तो WIT, Q की जगह रख दिया। W किया गया कार्य, बट्टी का मतलब ये, I का मतलब विद्युत धारा, गुणा, ये गुणे का चिन्ह है, समय। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में है, किस निम्नलिखित में किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो वस्तु से जब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है कब? जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तभी वो बड़ा बना पाएगा, ठीक है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। मतलब निकट की वस्तुओं को वो नहीं देख सकता, दूर की वस्तुओं को देख सकता है, ठीक है। तो इसको कौन सा दोष है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब विद्यार्थी के नेत्र का जो दूर बिंदु है उसके पास आ जाता है। मतलब दूर का वो देख पाता है, पास का वो नहीं देख पाता, उसका दूरदृष्टि दोष है, ठीक है, उल्टा होता है। तो विद्यार्थी का जो नेत्र का दूर बिंदु है ना, वो पास आ गया है, ये कथन सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं 5 प्रतिरोधकों को, इनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है। 5 प्रतिरोध है, उनका उपयोग करें कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता। अगर निम्नतम प्रतिरोध निकालना है ना, तो सूत्र होते हैं 1/R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। 5 है। निम्नतम प्रतिरोध निकालने के लिए समांतर क्रम में जोड़ दें, तो समांतर क्रम में जोड़ दिया। R1 सारे 1/5 है, 1/5 रखोगे ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। 1/5 दे रखा है आपको, तो ये आ जाएगा 5। कैसे? देखो, 1 के बट्टे में 1/5 हो, 5 ऊपर आ जाएगा ना, तो मैंने डायरेक्ट रख दिया, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी, कितनी है? 5 बार, मैंने 6 बार लिख दिया है शायद। 10 20 25 हो जाएगा। 5 बार लेना है, 25 हो गया। पलट देंगे तो R इधर आ जाएगा, 25 यहाँ आ जाएगा। तो R का मान कितना होगा? 1/25। R का मान क्या होता है? मात्रक प्रतिरोध 1/25 ओम। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर नियत धारा प्रवाहित हो रही है। पूर्व से पश्चिम की ओर नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। किस बिंदु पर होगी? देखो, इधर जा रही है तो ये किधर होगा? तार के ठीक पीछे होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? तो अत्यधिक छोटा कब बनता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में, ठीक है। ये सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं उपखंड ख में। एक मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है बच्चों? एक समांगी मिश्रण। अब कह रहे निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसमें 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो हमारा होता है। इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड आ गया, ये होगा, ठीक है। इसमें सारे सिंगल बॉन्ड, ये नहीं होगा। इसमें देखो डबल बॉन्ड आ गया, ये हो गया। तो बी और डी, बी तथा डी,
ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड पाया जाता है, वो असंतृप्त होता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये यूपी बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल पेपर जो जारी किया गया था, मॉडल पेपर, उसका सोल्यूशन है बच्चों डिटेल में। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है, ये आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, पढ़ते ही पता लग गया था, ये कथन सही होगा। और परिणामी विलयन pH 7 से अधिक होगा, क्योंकि ये क्षारीय विलयन बनाएगा। ठीक है, क्या बनाता है? क्षारीय विलयन बनाता है, और क्षारीय विलयन का pH 7 से ज़्यादा होता है। तो कथन बी और सी सही है, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? ठीक है, सही प्रदर्शन कौन सा है ये आपको दिखाना है। ये सब कुछ दे रखा है। ठीक है, ये KL11 है। ठीक है, ये चित्र उतना साफ नहीं है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में आ जाओ। यहाँ पर देखो KLM होता है, पहले कक्षक में 2 होते हैं। ठीक है, दूसरे में कितना होता है? दूसरे में क्या होता है? कक्षक भरने का नियम क्या होता है? 2n²। पहले कक्षक में 2 होते हैं, दूसरे में n की जगह 2 रखोगे तो 8 होता है। 2 3 4 5 ऐसे। तो ये बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बाकी सही नहीं है। सही कॉलम मिलाना है। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेल करते हुए कॉलम बी से मिलाना है। ठीक है, तो देखो, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? एक विरंजक चूर्ण है, तो ए का हो जाएगा सी के साथ। बेकिंग सोडा एक एंटी एसिड है, पेट के दर्द में दिया जाता है, प्रति अम्ल है। और धावन सोडा क्या है? कांच का विरेचन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और डी बचा क्या? फिर डी का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? H2 और Cl2 का एक उत्पादन है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डैश नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब आते हैं नेक्स्ट। कह रहे चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है, तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, फूंक मारते हो तो उस फूंक में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसी कारण वो दूधिया रंग का हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कुछ डायनासोरों में से एक पर पिच्छ मौजूद थे, किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं तो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में यह किसका अर्थ हुआ? ठीक है, पर सरीसृपों की उत्पत्ति की पक्षियों से हुई है। विकास के दृष्टिकोण से आपका जो सही आंसर होगा, पक्षियों की जो उत्पत्ति है वो सरीसृपों से हुई है। ये विकास की दृष्टि से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, जीव का जो विलोप है वो बहुत हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, क्योंकि तभी वो जीवाश्म रूप में मिला है ना। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। चित्र में ABC का सही क्रम क्या है? ये जो ABC है, ए क्या है बच्चों आपका? ये आपका होता है प्रांकुर। बी आपका क्या होता है? ये होता है बीजपत्र। और ये सी आपका क्या होता है? यहाँ पर पार्ट, ये मूलांकुर है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगला है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो जीव संरक्षण हेतु प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे, झुर्रीदार पीले रंग के बीज वाले पौधे RRY में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? तो देखो, F1 मतलब पहली पीढ़ी के गुण आएंगे ना। गोल लिखा हुआ है तो गोल, और फिर क्या था? यहाँ पर था पीले, तो गोल और पीले रंग के बीज और उसके लक्षण आएंगे इसमें पहली पीढ़ी के। ठीक है, F1 पीढ़ी की बोल पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाओ कि निम्नलिखित में से अंकित, ये जो ए है ये क्या है?
मादा जनन तंत्र है, ऐसा पुरुष का भी आ सकता है। किस भाग को प्रदर्शित करता है? ये जो ए भाग है ये यहाँ पर क्या होता है बच्चों? अंडाशय होता है। ठीक है, अंडाशय। तो ये हमारा सेक्शन एक पूरा कंप्लीट हो गया। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसी टाइप के मैंने ढेर सारे ऑब्जेक्टिव करा रखे हैं, रसायन विज्ञान के, जीव विज्ञान के, है ना, भौतिक विज्ञान के, तो आप देख सकते हैं। अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में, जिनको आपको हल करके लिखना पड़ता है। कह रहे हैं गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। चिन्ह परिपाटी ये आपके एनसीईआरटी में होगा। देखो, ये होता है इस तरफ प्लस में होता है, इस तरफ माइनस में। वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है और इधर माइनस में होता है। ऊपर अगर कोई ऊंचाई है तो वो प्लस में होगी, नीचे माइनस में होगी। तो ये चित्र बना के इसको लिख देंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है ना। इसका अर्थ है कि दर्पण बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है, हमेशा इस तरफ रखा जाएगा, बाईं ओर, फिक्स है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक है, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं और इधर इस तरफ बाईं तरफ माइनस में मानी जाती हैं। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ठीक है, और ऊपर पॉजिटिव वाई अक्ष में, नीचे नेगेटिव में। अब नोट करने वाली बात है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये भी लिख देना। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते? बताना है आपको। देखो, अपवर्तक माध्यम की भौतिक अवस्थाएं हमेशा स्थिर नहीं होती हैं, क्योंकि वायुमंडल में ना बहुत सारे धूल कण ये सब मौजूद हैं। वायु में से देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि प्रकीर्णन होता रहता है। इस प्रकार की अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन ठीक है, एक प्रभाव होता है। प्रकीर्णन के कारण तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय, सूर्यास्त, आभासी समय वायुमंडलीय अपवर्तन की मुख्य घटना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में ये पूछा गया, तारों से हमारे, देखो, जो तारों से जो रोशनी आती है ना, हम यहाँ पृथ्वी पर है और तारे वायु आकाश में है ना, तो तारों से आँख तक पहुँचने वाला जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल से होकर गुजरता है। और वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग होता है, और जब रोशनी आती है ना तो वायुमंडल में उसका प्रकीर्णन हो जाता है, तथा इसी कारण उनका अपवर्तनांक समय के साथ अनियमित रूप से बदलता रहता है। इस अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली किरणें लगातार अपना मार्ग बदलती रहती हैं। ठीक है, और इसीलिए तारे के कारण हमारी आंख तक पहुंचने वाला प्रकाश की मात्रा बदलती रहती है, कभी ज़्यादा आती है तो कभी कम आती है, और इसी कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगले में आ जाते हैं, ग्रह। अगले प्रश्न में ये बोला गया है, और ये ना हर साल आ जाता है हर बोर्ड में, कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार से आप संयोजित करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध आपको 4 ओम मिले और दूसरे ऑप्शन में 1 ओम मिले। देखो बच्चों, मैं क्या करूँगा, 2 ओम का एक प्रतिरोध है, इसको मैं श्रेणी में रखूँगा और बाकी 2 जो हैं उसको मैं समांतर क्रम में जोड़ दूँगा। ठीक है, ये इसको, ये 2 ओम है यहाँ रखा, 3 ओम यहाँ रखा और 6 ओम यहाँ रखा। ये ऐसे दिमाग में ऐसे अंदाजा भी नहीं आता। 4 ओम लाना है तो 2 में मैं क्या जोड़ूँ कि 4 आ जाए, 2, तो 3 और 6 को मैं समांतर में जोड़ूंगा तो 2 आएगा तुल्य प्रतिरोध, और 2 को 2 से जोड़ दूंगा वो श्रेणी क्रम में आ जाएगा। इसको समांतर में जोड़ेंगे तो जो तुल्य होगा वो इसके साथ श्रेणी में आ जाएगा ना। तो मैं इसको R1 नाम देता हूँ, इसको R2 और इसको R3। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि नहीं, यदि R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ें, अरे श्रेणी क्यों लिख दिया भाई, समांतर क्रम में जोड़ें, क्रम में जोड़ें, तो क्या होगा, 1/R डैश क्या हो जाएगा, 1/R2 प्लस 1/R3। R2 क्या है, 1/3, R ये है 6, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 6, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 6 कम 6 1 कम 1, तो 3/6, 1/R डैश बराबर 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, R डैश 1 कम R डैश, 2 1 कम 2।
आ गया 2 ओम। अब ये जो R डैश है R1 के साथ श्रेणी क्रम में, चूंकि R1 व R डैश श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर वो हो जाएगा, दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं तुल्य प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में। R1 है 2, R डैश है 2, 2 2 4 ओम। ये आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाले पार्ट में है कि तुल्य प्रतिरोध आपको 1 मिले। 1 कैसे मिलेगा, जब ये जो 3 प्रतिरोध हमारे पास है ना 2, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये ए सिरा, ये बी सिरा। R1 है 2, R2 है 3 और R3 है 6। ठीक है, तीनों प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर ठीक है क्या हो जाएगा, 1/R बराबर होता है 1/R है, R1 3 प्रतिरोध है, 1/R2 1/R3 है कि नहीं। तो यहाँ R1 का मान 2 है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, लॉस ऊपर क्या आ जाएगा 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 कम 3 दूनी 6, 3 1 देखो 2 3 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 6 कम 6 1 कम 1, तो ऊपर भी 6 नीचे भी 6, 6 1 कम 6, तो हमारे पास मिल गया 1/R बराबर 1। तो R बराबर हो जाएगा 1 ओम। यही तो लाना था आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं अगले नियम पर। कह रहे हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है। ठीक है, ये जो देखो मैंने बना दिया है, ये चिन्ह चित्र भी बना दिया, टेंशन मत लेना। यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भिन्न है। किस क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम की दिशा में और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे की और किसी बिंदु पर, इसके ठीक ऊपर किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है, बस दोनों का नियम लिख दो और बता दो। देखो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ जो नियम है, ये ऐसे ऐसे जब पकड़ते हैं, ठीक है, तो नीचे वाली जो उंगली होती है विद्युत धारा की दिशा बताती है, और ये जो हमारा ऐसे पकड़ते हैं ना, ये 4 उंगली जो जा रही, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ये देखो, ये हाथ के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के अनुसार अंगूठे की दिशा सीधे चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को निर्दिष्ट करती है, जबकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ में बाएं चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा निरूपित करता है। अगर बाएं हाथ के नियम के अनुसार बात करें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अंगूठे के 3 उंगली इसको इस प्रकार से अगर फैलाए, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है, तो ये जो मध्यमा होता है विद्युत धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा किसकी दिशा को बताता है, बल की दिशा को बताता है। ठीक है, ये चित्र भी बना देना। विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, किससे किधर की हो जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करने पर पूर्व सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त होगी। ठीक है, और इसी प्रकार से तार के पश्चिमी सिरे से अवलोकन करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामावर्त होगी। ये आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगला जो प्रश्न है जो हर साल आता है, विद्युत मोटर या विद्युत जनरेटर, इनमें से एक तो आएगा ही आएगा बड़े नंबर में, हर साल आता है। देखो विद्युत मोटर का सिद्धांत, कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय के क्या महत्व है ये बताएं। हर साल आता है, इस साल भी आएगा पक्का। कि विद्युत मोटर एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये लिखोगे आप। सिद्धांत क्या है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय धारा में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक बल कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष में घुमाने का प्रयास करता है। देखो चित्र ऐसे बनाना है। ठीक है, ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल रखें, और इसके बीच ये है आर्मेचर, ये घूमता है इस तरीके से। ठीक है, ये चित्र बनाना अच्छे से, और ये जो होता है इसे विभक्त वलय कहते हैं। चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर लो। कार्यविधि क्या है, देखो शुरुआत में जब कुंडली ABCD, ये कुंडली हमारी है ABCD है ना, शक्तिशाली चुंबकों के मध्य में रखा जाता है। ये चुंबक है दोनों,
इसके बीच में रखते हैं तो कुंडली चुंबकों को जोड़ने के बीच समांतर होती है। ठीक है, जब कार्बन पुरुष B1, ठीक है, जो ब्रुश है आपका B1 यहाँ पर होता है और B2 यहाँ तो होता है। अर्धगोले छल्ले S1 और S2 द्वारा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में चुंबकीय जोड़े के प्रभाव से घूम जाती है। ठीक है, और कुंडली वहाँ पर घूमने लगती है, सिंपल में लिखा है एकदम। और S1 और S2 कुंडली के अर्ध चक्र के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। ठीक है, ये जब आधा आधा चक्कर होता है तो विद्युत धारा की दिशा ये जो है ये नीचे जाता है, ये ऊपर आता है, तो आधे चक्कर के बाद बदलती रहती है। और S1 और S2 कुंडली के अर्ध चक्र के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करते रहते हैं और इसी प्रकार कुंडली में निरंतर घूमती रहती है, जिससे विद्युत धारा का निर्माण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पार्ट में ये पूछा गया विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। ये जो विभक्त वलय होता है ये क्यों लगाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये ब्रुश है आपका, ये विभक्त वलय का क्या महत्व है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। यह परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करने में सहायता होती है। मतलब आधे में इधर दिशा होता है, आधे में उधर, है ना। विद्युत धारा के उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं पर आरोपित बलों की दिशाएं भी उत्क्रमित हो जाती हैं। इस प्रकार कुंडली की पहली भुजा जो पहले नीचे की ओर धकेली गई थी, जब ऊपर की ओर तरफ धकेली जाती है, कुंडली की दूसरी भुजा जो पहले ऊपर की ओर धकेली गई अब नीचे की ओर धकेली जाती है उसी के द्वारा। ठीक है, इसलिए कुंडली दूरी उसी दिशा में जब आधा घूर्णन पूरा कर लेती है, प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम दोहराता रहता है। ये होता है ब्रुश विभक्त वलय का काम। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको इनका नाम लिखना है, संरचना। ये हर साल आता है, बट यूपी बोर्ड में देखा जाता है ना, ये जो नाम दिया जाता है आपके सिलेबस में होता ही नहीं है। जैसे ये 2 मेथिल प्रोपेन है, ये आपके सिलेबस का नहीं है, बट करना पड़ेगा। क्लोरोप्रोपेन है, प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन, एन यानी कि सब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, क्लोरो पूर्व लग्न होता है तो क्लोरो यहाँ जोड़ दिया और बाकी सब में क्या हो जाएगा कार्बन। तो ये 3 कार्बन था ना, यहाँ पे सी आएगा। ये हमारा क्लोरोप्रोपेन बन गया। फिर हमारा क्या है 2 मेथिल प्रोपेनल। ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेनल, मेथिल मतलब CH3 ग्रुप 2 पे लगा है। यहाँ पे 1 2 नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर मेथिल ग्रुप लगा CH3, 2 मेथिल प्रोप, 3 कार्बन होंगे। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप CHO। ठीक है ना, CHO ग्रुप होता है तो CHO ऐसे प्रॉपर लिख दो, या डायरेक्ट CHO भी लिख सकते थे और बस यहाँ लगा दो सिंगल बॉन्ड। नंबरिंग करेंगे यहाँ से तो 2 मेथिल प्रोपेनल आराम से हो गया। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, कह रहे 2 डाइमेथिल। ठीक है, 2 डाइमेथिल आपका, इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा। और ब्यूटेनॉल है, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन होंगे, ये तो पता लगे। नंबरिंग करेंगे यहाँ से तो 2 पर 2 डाइमेथिल है, CH3 यहाँ पर, CH3 यहाँ पर। नॉल है, ऑल यानी कि का एक OH ग्रुप होगा। ठीक है, बन गया। नेक्स्ट है आपका पेंटेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल। ठीक है, COH होता है। पेंट यानी कि 5 कार्बन, पेंटेनोइक अम्ल में पेंट यानी कि 5 कार्बन। ठीक है, ओइक अम्ल है तो यहाँ OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा, बाकी सब में क्या जोड़ देंगे कार्बन। तो ये आपका पेंटेनोइक अम्ल बन गया। ठीक है, आराम से अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, 10, 20, 7, 14 तत्वों की पहचान कीजिए। तो 10 क्या होता है, नियॉन होता है, ये मैंने लिख भी दिया है। 20 होता है कैल्शियम का, 7 होता है नाइट्रोजन का और 14 होता है सिलिकॉन का। देखो 10 का जब परमाणु विन्यास करेंगे तो क्या होता है, पहले कक्षक में कितने आते हैं 2, फिर दूसरे में क्या आता है 8, 10 का ही हो गया। 20 का करेंगे तो क्या होगा 2, 8, 10, फिर 8, फिर 2। नेक्स्ट 20 का हो गया, फिर 7 का करोगे तो 2, 5 और 14 का करेंगे तो 2, 8, 3।
ठीक है। अगर आवर्त मुझे बताना है, ठीक है, तो कितने कक्षक बने यहाँ पर 2, तो 10 पहले ये बनेगा 2 आवर्त। देखो इसका कितना बना 1 2 3 4, इसका 4 आवर्त। इसका कितना बना 1 2 2 आवर्त। इसका बना 1 2 3 तो 3 आवर्त। ठीक है। और ये आवर्त रटने का तो ये रटना नहीं पड़ेगा, इस ट्रिक से पता लगेगा। लेकिन समूह के लिए आपको पूरी सारणी आपको पता होनी चाहिए, आवर्त सारणी जो होती है। तो ये 10 जो आपका ये वाला होता है नियॉन, ये आपके 18वें समूह में होता है। ठीक है। और ये आपके दूसरे समूह में 15वें और 14वें में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने पहले ही लिख दिया था। संयोजकता क्या है, इसके अष्टक पूरे हैं तो इसकी संयोजकता 0 है। ठीक है। देखो इसमें दूसरे वाले में अष्टक पूरे होने के बाद 2 बच गए तो इसकी संयोजकता 2 है। इसके देखो 2 और 5 है, अष्टक पूर्ण होने में 3 की कमी है तो संयोजकता 3 है। इसमें कितने 2 8 3, 3 कैसे हो गया, 2 8 4 होगा, 14 है ना, 2 8 4, तो लास्ट में कितना 4 है तो 4 हो जाएगा संयोजकता इसकी। ठीक है, आंसर आ गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। फिर क्या है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं ना तभी कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनता है। तो यहाँ रिक्त स्थान को बनना था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगले प्रश्न में क्या मिलाओगे, सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट है, सिल्वर। तो जिंक नाइट्रेट से मुझे आइडिया लग गया भैया यहाँ पर जिंक मिलाना पड़ेगा Zn। सिल्वर नाइट्रेट 2HNO3। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम है और यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर कॉपर है, एल्यूमिनियम क्लोराइड कॉपर संतुलित कर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CuCl2। ठीक है। तो पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा नॉर्मल, जैसे एल्यूमिनियम है ना Al लिख दो, कॉपर है CuCl2 लिख दो, एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3 लिख दो, कॉपर है Cu लिख दो और फिर ठीक करो दोनों तरफ तो हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट, ये सारे आपके NCERT के रिएक्शंस है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4, तो यहाँ क्या बनता है KCl है ना, तो इसका 2 मोल बनेगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के 2 मोल, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो और क्या बनता है हाइड्रोजन मुक्त होता है HO2 गैस। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट डैश क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन यहाँ से आइडिया देते कि यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा H2 + Cl2 2HCl, सिंपल। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि इन पर टिप्पणी लिखिए। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार की पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही पदार्थ के नए अणु पदार्थ बनाते हैं। जैसे A + B AB बनाएगा, ये हमारे अभिकारक होते हैं, ये हमारे उत्पाद। ये क्या है अभिकारक और ये है उत्पाद। उत्पाद एक ही बनता है, अभिकारक 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे वो Na + Cl2 2NaCl, ये अभिकारक है, ये एक सिंगल उत्पाद है। संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु आर्द्रता वायु पानी अम्ल आदि के संपर्क में आ जाता है ना तो संचारित हो जाती है। जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, चांदी काली पड़ जानी, तांबे की हरा हो जाना, ये सब संचारण के उदाहरण है। भर्जन क्या होता है, तो वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसे भर्जन कहते हैं। भर्जन क्रिया में AS आदि की अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में निकल जाती हैं और अयस्क ऑक्सीकृत होकर धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर ये आप रिएक्शन ज़रूर लिखेंगे। भर्जन में सल्फर और आर्सेनिक आदि की अशुद्धियाँ SO2 AS2O3 आदि के रूप में ऑक्सीकृत होकर दूर हो जाती हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्पल देने आपको। अब आते हैं खंड गौ में, बायोलॉजी की प्रश्न है कि निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशिष्ट बताऊँ। देखो यहाँ पर पहले गोल है, पीला, फिर झुर्रीदार, फिर हल्ला। ठीक है, तो F1 पीढ़ी के गुण आएंगे तो गोल पीला आ जाएगा संतति। फिर देखो गोल है, पीला है और गोल फिर पीला है तो यहाँ गोल पीला आ जाएगा। यहाँ देखो झुर्रीदार है, फिर हरा है, झुर्रीदार हरा, तो झुर्रीदार F1 पीढ़ी के गुण आते हैं। फिर यहाँ पर गोल पीला झुर्रीदार हरा तो गोल पीला आ जाएगा F1 पीढ़ी के गुण। अगला क्वेश्चन है, रंध्रों के खुलने तब बंद होने की क्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। चित्र बनाना है, जैसे ये रंध्र है,
तो ये खुला हुआ है और ये बंद है। देखो इनको कहते हैं द्वार कोशिकाएं। और ये होता है रंध्र के छिद्र, ये होता है हरित लवक। ठीक है, ये खुला हुआ है और ये बंद है, चित्र बनाना है। ठीक, अब इसके बारे में बताता हूँ। देखो रंध्रों का खुलना एवं बंद होना रक्षक कोशिकाओं की सक्रियता पर निर्भर करता है। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति असमान मोटाई की होती है। जब यह कोशिका विस्फित दशा में होती है तो छिद्र खुलता है और इसके ढीली हो जाने पर यह बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्वार कोशिकाएं आसपास की कोशिकाओं से पानी को अवशोषित कर स्फीत की जाती हैं और अवस्था में कोशिकाओं में पतली भित्तियां फैलती हैं। ठीक है, जिसके कारण छिद्र के पल मोटी भित्ति बाहर की ओर खींचती है और रंध्र खुल जाता है। बाहर की ओर उसका खींचेगा ना तो रंध्र फिर ऐसे खुल जाता है। जब इसमें पानी की कमी हो जाती है तो तनाव मुक्त पतली भित्ति पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है, फलस्वरूप ये बंद हो जाता है पानी जब कम हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिरता जाता है और शर्करा का स्तर रक्षक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में बढ़ता जाता है। फलस्वरूप परासरण दाब और स्फीति दाब में परिवर्तन हो जाता है। इससे रक्षक कोशिकाओं में एक कसाव आता है और जिसके कारण भित्ति बाहर की ओर खिंचती हैं और इससे अंदर की भित्ति भी खिंच जाती हैं। इस प्रकार स्टोमेटा चौड़ा हो जाता है और खुल जाता है। ये भी एक जो लिखना चाहो डिटेल में मैंने पूरा बताया। ठीक है, तो ये आप एग्जाम में लगा के लिखना है इस तरीके से। अगले प्रश्न में आते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना बच्चों, मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं डिटेल में। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव कीजिए। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार हैं। जैसे ऑटोमोबाइल में पेट्रोल की खपत कम कर देना, कार, पुल और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग पेट्रोल के उपयोग को कम करने में मदद करता है। ठीक है, कोयले और पेट्रोलियम के बजाय वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी, जिसे हम स्वच्छ ईंधन कहते हैं, उसका उपयोग करें। कूड़े को जलाने के बजाय उसमें खाद्य तैयार की जानी चाहिए। थर्मल पावर स्टेशनों, अन्य उद्योगों से निकलने वाले धुएं को वातावरण में छोड़ने से पहले हानिकारक गैसों को हटाने के लिए अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा सेफ है। अगला है, वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, सचित्र वर्णन करना है, ये चित्र बनाना है। मूत्र कैसे बनता है, ये बुमेन संपुट होता है, ये ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ कहते हैं, ये अभिभावकी धमनियाँ हैं हमारी। ठीक है, ये पूरा चित्र बनाना है आपको कैसे बनता है। देखो वृक्क में वृक्क धमनी द्वारा रक्त पहुँचता है। ये वृक्क देख रहे हैं ना, वृक्क जो धमनी होती है इनके द्वारा रक्त पहुँचता है, ये किडनी है। ठीक है, वृक्कीय धमनी से रक्त असंख्य कुंडलित कोशिकाओं गुच्छों में पहुंचता है जो कि वोमेन संपुट में स्थित होते हैं। ये आपका वोमेन संपुट है। यही पर रक्त से छनकर जल तथा उसमें विलय ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि छनित के रूप में बाहर आ जाते हैं और यह अन्य उपयोगी लवणों का पुनः अवशोषण करके वृक्कीय सिरियाओं द्वारा पुनः रक्त में वापस भेज दिया जाता है। शेष द्रव मूत्र कहलाता है और इस प्रकार मूत्र का निर्माण होता है। ये इतना सिंपल मैंने लिखवाया, इसको लिखिएगा और ये चित्र बनाना है तो पूरे नंबर मिलेंगे। या फिर मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र चित्र बनना वर्णन करना है आपको। ठीक है, नर जनन तंत्र आप देख सकते हैं, देखो मैं आपको बना के दिखाई। ये नर जनन तंत्र है, ये आपका वृषण होता है, ये अंड कोश की थैली होती है, ये स्तनबन ऊतक होता है, ये वीर्य पुटिका होती है, ये मूत्रवाहिनी होती है, ये शुक्रवाहिका होता है, ये प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है हमारी, ये हमारा मूत्र मार्ग होता है, ये अधिवृषण है और ये शिशन होता है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में लिखना भी बोला गया है। वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, यूरिथ्रा, शिश्न, ये सब क्या होते हैं। देखो वृषण क्या होता है, यह नर जनन तंत्र का मुख्य भाग होता है। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा में बाहर लटके रहते हैं, अंडाशय की तरह। ये अंडाकार होते हैं और वृषण कोश में बंधे रहते हैं। प्रत्येक वृषण शुक्र जनन नलिकाओं से होकर मिलकर बना होता है। इस नलिका में शुक्र जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं और शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। वृषण में सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर नर में द्वितीय लैंगिक लक्षणों जैसे कि आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, त्वचा का मोटा होना, नर जनन अंगों का विकास, इस पर ये इसको हेल्प करता है। अगला है कि अधिवृषण क्या होता है।
यह वृषण के ऊपर फैला रहता है और शुक्राणुओं के परिपक्व का कार्य करता है। शुक्रवाहिका क्या होती है? यह बेलनाकार लंबी नली होती है जो शुक्राणुओं को वृषण और अधिवृषण से शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। शुक्राशय क्या होता है? यह ग्रंथि होती है जो शुक्र द्रव्य का स्राव करती है, शुक्राणुओं को लंबे समय तक एकत्रित करती है और शुक्राणुओं को लंबे समय तक पोषण भी प्रदान करती है। शुक्राशय। यूरिया नर में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग के लिए एक उभयनिष्ठ नली होती है जिसे यूरिथ्रा कहते हैं। ये यूरिया लिखा है, यूरिथ्रा होता है। सेशन यह नर मार्ग का बाह्य जननांग होता है जो शुक्राणुओं को मादा के शरीर में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। मूत्र का त्याग सेशन के द्वार से ही किया जाता है। ठीक है। सहायक ग्रंथि आपकी दो होती हैं, एक प्रोटेस्ट ग्रंथि है और एक पेरिनेलियल ग्रंथि होती है, मलाशय ग्रंथि। देखो ये क्या होता है? यह ग्रंथि यूरिथ्रा के दोनों ओर पाई जाती है और इस ग्रंथि से क्षारीय चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है जो मूत्र मार्ग को चिकना व क्षारीय बनाता है, जिससे शुक्राणुओं को गति में सहायता मिलती है और मूत्र जनन मार्ग अम्लीय से क्षारीय हो जाता है, जिससे शुक्राणु सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट, पेरिनेलियल। यह दोनों ग्रंथियां मलाशय के पास स्थित होती हैं जो गंध युक्त पदार्थ का स्राव करती है और यह स्राव विपरीत लिंग को आकर्षित करने का कार्य करती है। तो इस तरीके से ये जो पूरा मॉडल पेपर है उसको मैंने सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन विद आंसर्स। अगर आपको इससे PDF चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, हर जगह शेयर करो, अच्छा कमेंट करो। ठीक है। और मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, हो सकेगा तो मैं ग्रुप के लिंक्स भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। व्हाट्सअप नंबर है 8265971820। इस पर मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, या फिर आपको मेरे वेबसाइट mathematicsanalysis.in पर भी मिल जाएगा, mathematicsanalysis.in पर। ठीक है।